ओके, तो देखो हम लोग कहाँ तक किए थे लास्ट क्लास में? आई थिंक इलास्ट्रेशन 8 तक करवाए थे। एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, इलास्ट्रेशन 8। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो कंसेप्ट पढ़ा था, एक पार्शियल रिपोजिशन और एक फुल रिपोजिशन का, और दोनों में एक ही क्वेश्चन था। उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन था, इलास्ट्रेशन 7 एंड 8। ठीक है, एक में हम लोग फुल रिपोजिशन किए थे, एक में पार्शियल रिपोजिशन किए थे। अच्छा, अब नया कुछ सीखने का है नहीं हम लोगों को, हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह ही हमारा काम आएगा। जैसे इलास्ट्रेशन 9 से स्टार्ट करते हैं। देखो, ए ट्रांसपोर्ट परचेज फ्रॉम कोलकाता मोटर्स, थ्री टेम्पो कॉस्टिंग 50,000 each on hire purchase system on 1/1/2011। तो 1/1/2011 में तीन टेम्पो परचेस किया गया है, एक एक का वैल्यू है 50,000 करके। पेमेंट वाज टू बी मेड 30,000 डाउन, टोटल 30,000 डाउन पेमेंट किया गया है, एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल ऑन 31 December 2011, 31 December 2012 एंड 31 December 2013। मतलब अगर ड्रॉ करना चाहो समझने के लिए तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। 1/1/11 में परचेज हुआ है 3 टेम्पो। ठीक है, एट द रेट मतलब एक एक का वैल्यू कितना है? 50,000। ठीक है, एक एक का वैल्यू 50,000 है हायर परचेज में, और यहाँ पर हम लोगों ने इसी डेट पे डाउन पेमेंट भी कर रखा है 30,000 का। 30,000 का डाउन पेमेंट हो रखा है। ठीक है, एंड रिमाइंडर और जो बचा वो तीन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे होगा 31 December 2011, मतलब इस ईयर के ही एंड से स्टार्ट हो रहा है। फिर 12 को 31 December 2012, और फिर 31 December 2013 को टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%। और इंटरेस्ट कितना लगेगा? 9% पर एनम। ये हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ये ट्रांसपोर्ट मतलब इसका नाम दिया हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट जो है ये राइट ऑफ करना चाहती है डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन डब्ल्यू डिमिनिशिंग, मतलब डब्ल्यू 20%, मतलब जो परचेजर है वो 20% डब्ल्यू से राइट ऑफ करना चाहता है डेप्रिसिएशन। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। यहाँ पर एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यहाँ पर जब इंस्टॉलमेंट आया तो पे कर दिया, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट 31 December 2012। कोलकाता मोटर्स मतलब जो लोग सेलर है उन लोगों ने क्या किया? एग्रीड टू लीव वन टेम्पो, एक टेम्पो रख दिया ए ट्रांसपोर्टर के पास, और बाकी दो टेम्पो को लेके चला गया। ठीक है, रिपोजिस्ट विद द परचेजर ऑन 31 December 2012। गुड मॉर्निंग इंकी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो 20 यहाँ पर देखो एग्रीड वैल्यू। अच्छा, दो रख रहा है। ठीक है, दो ले जा रहा है, टू रिपोजेस हो रहा है, दो रिपोजेस कर रहा है और एक रख के जा रहा है। ठीक है, द टेम्पो वेयर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30%। अब जब लेके जाएगा जो सेलर है वो जब लेके जाता है वो अपना वैल्यूएशन लगाता है, और उसी बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट या लॉस चेक करते हैं कि परचेजर जो टेम्पो रिपोजेस हो जा रहा है उसके पास से ऑन दैट मोमेंट उसके बुक्स में उस टेम्पो का वैल्यू कितना है, और जो लेके चला जा रहा है मतलब जो सेलर था वो अपना प्रोडक्ट का वैल्यू क्या लगा रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही लॉस हो जाता है डिफॉल्ट होने के वजह से जो परचेजर है उसके लिए। और ये 30% डेप्रिसिएशन लगाएगा डब्ल्यू, मतलब दोनों ही डब्ल्यू फॉलो कर रहे हैं, बट जो सेलर है वो बोल रहा है हम 30% से वैल्यू करेंगे, जो परचेजर है वो बोल रहा है हम 20% से वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तुम लोग मुझे बताओ कि इंस्टॉलमेंट कितना कितना होगा। जब तक हम ये सब रब कर रहे हैं, पीछे पेज को एडजस्ट करके लिखना स्टार्ट करते हैं, तुम लोग मुझे बताओ कि इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि मैंने सिखा दिया है, मुझे तुम लोगों से आंसर चाहिए। बताओ इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना होगा, तो अपने अपने कॉपी में वर्किंग नोट बना लो। हम पूछेंगे, सबसे अलग अलग पूछेंगे। बताओ कि इंस्टॉलमेंट कितना कितना होगा, तब तक हम रेडी करते हैं क्वेश्चन को उधर। एक इंस्टॉलमेंट बताओ, उसके बाद ही हम लिखना स्टार्ट करेंगे।
कम से कम एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू बताओ मुझे, क्योंकि जब तक इंस्टॉलमेंट नहीं पता होगा तो तुम लोग तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। बताओ कौन बताएगा। मैम 16,667। 16,667 नहीं, गलत हो रहा है कुछ। मैम 50,000 ईच है, ईच। 50,000 ईच है, हाँ। देन 50,000। 50,000 कैसे हो जाएगा? इंस्टॉलमेंट बताओ, प्रिंसिपल नहीं। मैम इंस्टॉलमेंट दिखाइए ना। क्वेश्चन दिखाए। बताओ, हम 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लो, बताओ। नहीं तो अगर तुम लोग इंस्टॉलमेंट नहीं निकाल पाओगे तो क्वेश्चन जर्नल एंट्री जितना भी आए, जितना भी लेजर पोस्टिंग आए, कर ही नहीं पाओगे। मैंने जिस तरह से सीखा है उस तरह से करो, जरूर होगा। एक इंस्टॉलमेंट बता दो पहले, बाकी एक बता दोगे तो बाकी भी बता पाओगे। कौन बताएगा? जियाउल बोल रहे हो लेकिन गलत हो रहा है। विशाल ने कुछ अभी तक नहीं कहा, इंकी ने भी नहीं कहा है, प्रिया ने भी नहीं कहा, प्रियतमा ने भी नहीं कहा। कौन बताएगा बोलो। आज तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जो भी सीखना था हम लोगों ने तो सीख लिया। इतना सारा मैंने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना सिखाया, कुछ तो बोलो, सही गलत कुछ तो बोलो। चलो एक एक जन से पूछते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो पहले मुझे बताओ टोटल कितने का परचेज हुआ है। जियाउल बताओ टोटल कितने का परचेज हुआ है। 1,50,000। करेक्ट, पहले ये लिखते हैं, देखो 3 × 50,000, ठीक है। तो ये कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1,50,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विशाल बताओ मुझे, इससे डाउन पेमेंट लेस हो जाना चाहिए। अगर हम लोग कोई डाउन पेमेंट करते हैं तो वो लेस हो जाना चाहिए। बताओ डाउन पेमेंट कितना है? 30,000। 30,000, तो लेस कर देंगे डाउन पेमेंट 30,000। डाउन पेमेंट करने के बाद जो बचेगा, कौन बताएगा मुझे? इनकी बता पाओगी? बताओ कि अगर डाउन पेमेंट करने के बाद जो बच रहा है, ये इसका इंस्टॉलमेंट देना है या फिर किसका इंस्टॉलमेंट देना है? डाउन पेमेंट देने के बाद डाउन पेमेंट देने के बाद 1,20,000 है, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। ठीक है, तो अगर 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है तो प्रिंसिपल कितना कितना होगा? मतलब इंस्टॉलमेंट दो तरह से होता है ना। इंस्टॉलमेंट का मतलब बता दो पहले। इंस्टॉलमेंट का मतलब कौन बताएगा, क्या होता है? इंस्टॉलमेंट मीन्स होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। करेक्ट। अच्छा, तो प्रिंसिपल एक एक कितना बनेगा? अगर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा तो प्रिंसिपल कितना कितना बनेगा? 40,000। हाँ, 40,000, तो 40,000, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल तो 4 प्रिंसिपल लगेगा ना, तो प्रिंसिपल सॉरी 3 प्रिंसिपल लगेगा, तो प्रिंसिपल 1 माइनस करने के बाद कितना बचा? 80,000। फिर से माइनस करेंगे प्रिंसिपल 2, तो कितना बचेगा? फिर से 40,000, और लास्ट माइनस कर देंगे प्रिंसिपल 3, तो कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह से तो पेमेंट करना है। और जो बचा हुआ अमाउंट होता है, कौन बताएगा? बताओ, प्रिया बता पाओगी? बताओ कि जो इंटरेस्ट किस पे लगेगा। प्रिया मुझे बताओ इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 1,20,000 पे। करेक्ट, 1,20,000 पे पहला इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 9%। तो पहला इंटरेस्ट कितना हो जाएगा?
1,20,000 पे 9% कितना होता है? 10,800। इंटरेस्ट उस पे लगता है, इंटरेस्ट उस अमाउंट पे लगता है जो हम लोग उससे लोन ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक प्रिया ने बताया। प्रियतमा मुझे बताओ कि इंस्टॉलमेंट फिर कितना होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा? इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो हर जगह 40,000 देना है, और इंटरेस्ट जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। 50,800। करेक्ट, 50,800। तो ऐसे करना है ना तुम लोगों को, तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? अच्छा ये हो गया इंटरेस्ट 10,800, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा? देखो ये देना पड़ता है, और जैसे ये हम लोग रिलीज कर देते हैं पे करने से, ये फर्स्ट वाला जो प्रिंसिपल वो चला गया। अच्छा नेक्स्ट इंटरेस्ट कितना होगा? अब बताओ, कौन बताएगा? अब हम पर्टिकुलर किसी को नहीं पूछ रहे हैं, बताओ कौन बताओगे, बता दो फटाफट, फिर हम लोग आगे करते रहे। बताओ नेक्स्ट इंटरेस्ट किस पे लगेगा? हमेशा जो अमाउंट हम लोग नहीं दे पाते हैं, जो उधार लेके रखते हैं। बताओ। 7,200। हाँ कितना? 80,000 पे लगेगा। 7,200। करेक्ट, 7,200। तो फिर इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 40,000 प्लस 7,200, 47,200। अच्छा फिर ये पेमेंट हो जाता है, जैसे इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाता है ये पेमेंट हो गया। अच्छा फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट कितना होगा और इंस्टॉलमेंट बताओ, लास्ट, ये तो लास्ट है। कितना होगा इंटरेस्ट? 3,600। करेक्ट, 3,600। बचे हुए अमाउंट पे, बैलेंस पे हमेशा जितना परसेंट क्वेश्चन में हमें कहा जाएगा। तो ये हो गया 43,600। ये इस तरह से होना चाहिए। देखो इस पे तुम लोग को ये चीज पक्का कर लो कि हाँ ये हमसे हो रहा है। ये अगर तुम लोगों से नहीं होगा ना तो आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जब तक नहीं फाइंड आउट कर पाओगे तो क्वेश्चन को आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे। तो इसको पहले सोच लो कि हाँ ये मैंने सीखा हुआ है, और अभी और इतने अच्छे तरीके से सीख लो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो कि कुछ अगर समझने में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा। हायर परचेज का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि हमें इंस्टॉलमेंट नहीं दिया हुआ होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग मेन क्वेश्चन करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें बोला है नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, ठीक है। आज पूछेंगे, हम सबसे ही पूछेंगे इसके बारे में भी, अभी जो लेजर करेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस चल रहा है। इन द बुक्स ऑफ ए फॉर द ईयर 2011, 12 एंड 13। तो इन द बुक्स ऑफ ए के बुक्स में ए कौन है? परचेजर। तो परचेजर कौन कौन सा अकाउंट बनाएगा? कौन बताएगा? बोलो, परचेजर कौन कौन सा अकाउंट बनाएगा? जो परचेज कर रहा है उसका कौन सा अकाउंट होना चाहिए? एसेट, एसेट, एक तो एसेट एसेट। अकाउंट बनाएगा, हाँ और और जिससे खरीद रहा है उसका बनाएगा। ठीक है, तो टेम्पो अकाउंट, एसेट का नाम क्योंकि टेम्पो है तो हम टेम्पो अकाउंट लिख देते हैं। अच्छा टेम्पो अकाउंट बनाएगा। इसके अलावा एक अकाउंट बनाएगा, किससे खरीद रहा है, सेलर का नाम है कोलकाता मोटर्स। ठीक है, तो ये इतना ही जगह रहने दो, कोलकाता मोटर्स। वेंडर हो गया या फिर क्रेडिटर बोल सकते हैं, कोलकाता मोटर्स। अच्छा फर्स्ट हम लोग जो एंट्री करते हैं वो तो ट्रांजैक्शन के हिसाब से करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, खरीदने वाला ट्रांजैक्शन है 1/1/2011 को, 1/1/2011 परचेज का ट्रांजैक्शन है। बताओ तो ए ने अपने बुक्स में क्या एंट्री किया होगा? तुम लोग जर्नल बताओ, फिर पोस्ट करेंगे तो हो जाएगा। परचेज करने का एंट्री बताओ, एसेट परचेज का एंट्री कौन एसेट बताएगा? डेबिट टू टू कोलकाता क्रेडिट। वेंडर। हम्म तो टेम्पो अकाउंट डेबिट, हाँ टेम्पो अकाउंट डेबिट टू कोलकाता मोटर्स, 1/1/11 टू कोलकाता मोटर्स। बताओ अमाउंट कितना लिखें, कितना लिखना चाहिए? 1,50,000। करेक्ट, 1,50,000। ठीक है। अच्छा मेरे साथ साथ तुम लोग भी करते जाओ और मुझे भी बोलते जाओ, तो क्या होगा ना, तुम लोगों का भी जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। तुम लोग भी समझ जाओगे कहाँ गलती हो रहा है। क्रॉस पोस्टिंग 1/1/11 में बाई टेम्पो अकाउंट 1,50,000। अच्छा फिर नेक्स्ट बोला है, देखो डाउन पेमेंट हो रहा है उसी दिन 30,000। तो डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होता है? बताओ डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होता है? पेमेंट करने से पैसा जाएगा और मतलब कैश बैंक जो भी बोलो वो चला जाएगा। कोलकाता मोटर्स टू बैंक।
कोलकाता मोटर्स टू बैंक, करेक्ट। 1111 टू बैंक, यहाँ पर लिखना है डाउन पेमेंट 30,000, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होना चाहिए और इंस्टॉलमेंट पे होगा 31 दिसंबर 2011। तो इंस्टॉलमेंट पे होने के पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर प्रिंसिपल को ऐड करके इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री बताओ। इंटरेस्ट देना है, कौन किसका बुक्स में बना रहे, ए कौन है, परचेजर, तो उसके लिए इंटरेस्ट क्या होगा, खर्चा है मैम, खर्चा। तो बताओ खर्चा क्या बाई है? साइड में, हाँ, तो बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कोलकाता मोटर्स। तो डेट हो जाएगा 31 दिसंबर 2011। इंटरेस्ट कितना लगेगा, वैसे तो मैंने बना रखा है वहां पर, जो वर्किंग नोट है वहीं से लिख रहे हैं, ठीक है। 10,800, ये देखो यहाँ से 10,800 यहाँ से लिख रहे हैं इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा जैसे ही पूरे साल भर का, तो लास्ट ईयर में हम लोग उसका क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। ये देखो 31 दिसंबर 2011 से इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री ऐसे ही होगा, टू बैंक लिखना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट, ठीक है, लिखना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट। कितना हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, 50,800, 40,000 प्लस 10,800। अच्छा, अब हम लोग चेक करेंगे कि कितना बच रहा है। तो टू बैलेंस सीडी, कितना अमाउंट हम लोग को और कोलकाता मोटर्स को देना पड़ेगा, क्योंकि कोलकाता मोटर्स तो क्रेडिटर है यहाँ पर। तो ये टोटल कितना हो जा रहा है, 1,60,800, 1,60,800, और ये माइनस करके कितना हो जाएगा, -80,800। तो ये हो गया 80,000, ठीक है, ये 80,000 हो गया। अब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे तो डेट कौन सा आ जाएगा, 1112 बाई बैलेंस बीडी, मतलब अभी भी हमें 80,000 पे करना है। ये तो मैंने पूरा यहाँ पर 1 ईयर कंप्लीट किया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग एसेट को 1 साल यूज कर चुके हैं, मतलब ए जो है ए ट्रांसपोर्ट ने 1 साल एसेट यूज कर लिया है, और 31 दिसंबर 2011 में यहाँ पर एंट्री होगा। बताओ एसेट यूज का एंट्री किससे होता है, क्या लिखना पड़ता है, एसेट यूज करने से जो उसका वैल्यूएशन कम हो जाता है उसको किससे डिनोट करते हैं, डेप्रिसिएशन। 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 तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस है, तो बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेम्पो। अच्छा बताओ डेप्रिसिएशन का कितना अमाउंट होगा, ये बता के रखा है 20% डिमिनिशिंग, बताओ कितना होगा, 1,50,000 पे 20%, 1,50,000 पे 20%, 30,000। 30,000 बचा कितना, 1,20,000 बचेगा, 1,20,000 बचेगा बाई बैलेंस सीडी, 1,20,000 रिमेनिंग। तो कितना हो गया, 1,50,000। अच्छा, ये हो गया 1,50,000। अब नेक्स्ट ईयर एसेट 1/1/2012 में एसेट का ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीडी 1,20,000, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर हो गया और बोला जा रहा है कि यहाँ पर इन लोगों ने फर्स्ट वाले के बाद बट कुड नॉट पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही सीखा था कि इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे, वो हम लोग डिक्लेयर कब करेंगे, कब करना है, एक्चुअली जो लीगली है वो हमें जिस दिन पे करना है उसी दिन बताना है कि हम लोग पे नहीं कर पाएंगे। तो पूरे साल भर इंटरेस्ट ड्यू होगा, पूरे साल भर इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, और जब पेमेंट करने का टाइम आएगा दैट इज 31 दिसंबर 2012, तब हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो पूरे साल भर का जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, बाई इंटरेस्ट बोल के हम लोगों ने तो कर ही रखा है, 80,000 पे 9% कितना हो जाएगा, 7,200। अगर हम लोग पे कर पाते तो हम लोग ये वाला इंस्टॉलमेंट पे करते 47,200, लेकिन नहीं कर पा रहे, तो क्या हो रहा है, वो रिपोजेस करके लेके जा रहा है, नहीं पे कर पा रहे, रिपोजेस करके लेके जा रहा है। तो उसका एंट्री हमें करना पड़ेगा कि कितने में रिपोजेस कर रहा है, और 1 साल इसमें हम लोगों ने इस एसेट को यूज भी कर लिया, तो बाई डेप्रिसिएशन। बताओ यहाँ पर अमाउंट कितना होगा, WDV था 20%, तो बताओ कितना होगा, WDV होने से कितने वैल्यू पे होना चाहिए, 1,20,000 पे। 1,20,000 पे। हाँ,
24,000 हो जाएगा। 1,20,000 पे 24,000 डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी जो पॉइंट आ रहा है रिपोजिशन का, कि यहाँ पर देखो ये लोग बोल रहे हैं कि एक टेम्पो छोड़ देंगे और बाकी 2 टेम्पो को लेके चले जाएंगे, 30% वैल्यू करना है। तो यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे वर्किंग नोट बनाएंगे। एक जो रह जा रहा है और बाकी 2 जो रिपोजेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो एक टेम्पो वो लोग लेके छोड़ के जा रहे हैं, उसका हम लोग वैल्यूएशन उसका भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? हम लोग जब यहाँ पर अपना जो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे, मतलब एसेट अकाउंट बना रहे, तो यहाँ पर जब एसेट रिपोजेस होगा, 2 एसेट रिपोजेस होगा, बट एक एसेट का वैल्यू रहेगा तो उस पर सारे साल डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा और उस पर क्या होगा, हमारा जो बैलेंस है वो भी शो होना चाहिए। तो देखो, अगर हम लोग एक एसेट हमारे पास रह जाएगा तो उसका क्या कंडीशन हुआ है आफ्टर सेकेंड, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ये तो थर्ड ईयर हो रहा है ना, ये देखो फर्स्ट ईयर यहाँ पर रिपोजिस हो रहा है, अच्छा थर्ड ईयर नहीं, यहाँ पर रिपोजिस हो रहा है, ओके, यहाँ पर रिपोजिस हो रहा है, तो इसका क्या वैल्यू होगा। तो खरीदा गया था 2011 में, कॉस्ट कितना था 50,000, ठीक है। ये एसेट हम लोग यूज कर रहे थे, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट ऑफ 20%, ये हो जाएगा 10,000, 10,000 बचा 40,000, बैलेंस 40,000 बचा। फिर इस पे हम लोग लगाएंगे 31 दिसंबर 2012 डेप्रिसिएशन लगा दिए हैं 20%, तो ये हो जाएगा 8,000, तो ये हो जाएगा 32,000 बचा हुआ वैल्यू। फिर 31 दिसंबर 2013, क्योंकि हम लोग को अकाउंट तब तक का प्रिपेयर करने बोला है, तो एक मशीन अगर रह जाएगा तो अप टू 31 दिसंबर 2013 तक उस पर डेप्रिसिएशन लगते जाएगा, तो इस पे वैल्यू हो जाएगा 20%। ये बचे हुए वैल्यू पे 32,000 पे 20% होता है 6,400, तो रिमेनिंग वैल्यू 25,600 होगा। ये 2013 का वैल्यू, बचा हुआ वैल्यू हो जाएगा। और जो रिपोजेस हो रहा है उसका क्या कंडीशन है, वो तो 2 मशीन है, 2 मशीन का 50,000 करके कितना हो जाएगा, 1,00,000। डेट हम चेंज नहीं कर रहे क्योंकि सेम डेट पे खरीदा गया है, कॉस्ट है, ठीक है। और इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 20%, तो ये 20,000 हो जाएगा। यही वाला ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को हम लोग ये ऐसे कर देते हैं, फिर दोनों पे एप्लीकेबल हो गया, सेम जो है लिखा हुआ, तो ये हो गया 80,000। अच्छा, फिर 80,000 पे 20% डेप्रिसिएशन हो जाएगा 16,000, तो बचा कितना, बच रहा है यहाँ पर हमारा 64,000। बताओ क्या इसके बाद इस पे डेप्रिसिएशन होगा? कंसेप्ट को समझो, एक मशीन रह जा रहा है तो 2013 तक उस पे पूरा डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये कब का लगा, 2011, 2012 एंड 2013। लेकिन जो रिपोजेस हो रहा है वो रिपोजेस कब हो रहा है, देखो वो रिपोजेस हो रहा है 31 दिसंबर 2012 का हम लोग पे नहीं कर पाए और उसके बाद वो रिपोजेस हो रहा है, यानी वो 31 दिसंबर 2012 तक हमारे पास था, तो डेप्रिसिएशन अप टू 31 दिसंबर 2012 तक लगना चाहिए। क्या 13 का लगेगा, या 13 में तो वो लेके चला जा रहा है, हमारे पास तो 2012 तक था, तो क्या इसमें 2 ही साल डेप्रिसिएशन लगेगा जो रिपोजेस हो रहा है? देख लो, कंफर्म कर लो, क्या इसमें 2 ही साल लगना चाहिए, या फिर तुम लोग के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है? देखो, जो एक मशीन लेके चला जा रहा है, जो एक मशीन रख के चला जा रहा है, उस पे तो 3 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि वो मशीन हमारे पास 3 साल रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें 2013 तक का अकाउंट बनाने बोला है, तो हम लोग 2013 तक तीनों साल डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो 2 मशीन वो लेके चला जा रहा है, कोलकाता मोटर्स, वो मशीन हमारे पास, वो 2 मशीन हमारे पास सिर्फ 2 ही साल रहा, क्योंकि रिपोजेस कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2012 को, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो तब तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या 13 का भी इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, या 13 में नहीं लगेगा क्योंकि वो कोलकाता मोटर्स के पास पहुंच गया है? बताओ, क्या इस पे इसके आगे डेप्रिसिएशन लगाए या नहीं लगाए? मैम नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना, कैसे लगेगा? ये हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट दिया पहले साल का, हमारे पास मशीन था, 20,000 कम हो गया मशीन का वैल्यूएशन, फिर उसके बाद हम लोगों ने 1 साल उसे रखा और लास्ट में बताया कि हम लोग नहीं दे पा रहे। जब वो डेप्रिशिएट हो गया, क्योंकि 1 साल हम लोगों ने यूज कर लिया, उसके बाद हम लोग बता रहे हैं कि नहीं दे पाएंगे, इसीलिए ये हो गया, ठीक है। ये वैल्यू किसके हिसाब से है, ये वैल्यू ए के हिसाब से है, जो परचेजर है, ठीक है। अब कोलकाता मोटर्स ने भी वैल्यू किया है जो रिपोजेस किया जा रहा है उसका,
ऑब्वियसली उसी का वैल्यू करेगा, जो रख के जा रहा है उसका वैल्यू तो नहीं करेगा। कोलकाता मोटर्स, ठीक है, यानी जो सेलर है उसने क्या वैल्यू किया है, उसने बोला कि हम 1 लाख वाला जो एसेट आपको बेचे थे वो हम लेके जा रहे हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से वैल्यू करेंगे, हम 30% WDV लगाएंगे, तो 30,000 बचा कितना 70, ठीक है। उसके बाद फिर से 30%, तो 70,000 पे 30% अप्लाई करो, 21,000 आ गया, 21,000, ठीक है। ये @30% हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब ये बच गया हमारा 49,000, देखो माइनस करके 49,000, मतलब इसका मतलब क्या हुआ समझो, इसका मतलब ये है कि मिस्टर ए मतलब जो परचेजर है, ये कौन है परचेजर, परचेजर के हिसाब से जो गुड्स उसके पास से रिपोजेस हो रहा है उसका वैल्यू 64,000 है, लेकिन जो कोलकाता मोटर्स जो सेलर है उसके हिसाब से एसेट का वैल्यू हो रहा है 49,000, ठीक है। इसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू, इसको बोला जाता है बुक वैल्यू। लास्ट दिन अगर तुम लोग देखोगे लास्ट क्लास में मैंने इसके ऊपर तुम लोग को नोट भी लिखवाया था कि स्टेप 1 में हमें क्या करना है, ये देखो स्टेप 3 में लॉस ऑन डिफॉल्ट बुक वैल्यू माइनस एग्रीड वैल्यू करना चाहिए। बुक वैल्यू मतलब जिसके पास एसेट है उसके बुक्स में वैल्यू क्या है, दैट इज बुक वैल्यू, और एग्रीड वैल्यू मतलब जो लेके चला जा रहा है, रिपोजेस करके लेके जा रहा है, उसका वैल्यू क्या है। तो हम लोग चेक करेंगे लॉस ऑन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट होने पे लॉस कितना हुआ है, तो बुक वैल्यू 64,000 माइनस 49,000, तो लॉस ऑन डिफॉल्ट हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 15,000। क्यों लॉस हो रहा है, नॉर्मल सा बात है, मिस्टर ए उनके पास 64,000 का एसेट है उनके हिसाब से, लेकिन वही एसेट का वैल्यू करके कोलकाता मोटर्स लेके जा रहा है 49,000 में, वैल्यूएशन कम कर रहा है, अगर ज्यादा करता तो प्रॉफिट होता, वैल्यूएशन कम कर रहा है, कितना लॉस हो रहा है 15,000 का लॉस हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या एंट्री करें, देखो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या एंट्री करना चाहिए। फर्स्ट तो हम लोग यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं कि हमारा 3 मशीन का डिप्रिसिएशन इतना है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाएगा कि हम लोग नेक्स्ट जो है यहाँ पर बैलेंस नहीं लिख सकते। यहाँ पर नॉर्मली हम लोग क्या लिखते जाते हैं, बैलेंस, इतना बैलेंस बचा मशीन यूज होने के बाद, लेकिन प्रॉब्लम ये है हम लोग पूरा बैलेंस नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही मशीन का बैलेंस लिख सकते हैं जो हम लोग अपने पास रख रहे हैं, मतलब रिपोजेस्ड नहीं किया जा रहा है, उसी मशीन का वैल्यू लिख सकते हैं। बाकी 2 मशीन हमें देना पड़ रहा है, ठीक है। तो बाकी 2 मशीन का वैल्यू कितना है, ये देखो बाकी 2 मशीन का वैल्यू कितना है 49,000, कौन कर रहा है कोलकाता मोटर्स, क्योंकि जब रिपोजेस होता है तो एंट्री क्या होता है, रिपोजेस होने से जो परचेजर है वो बोलेगा मेरे पास से मेरा एसेट चला जा रहा है। बताओ जो परचेजर है, क्योंकि हम लोग परचेजर का ही बुक्स बना रहे, तो एंट्री क्या करेगा, उसके पास जब एसेट आया था तो वो एंट्री किया था टेम्पो टू कोलकाता मोटर्स, और जब चला जाएगा तो कौन सा एंट्री डालेगा, बिल्कुल रिवर्स एंट्री डालेगा ना। यहाँ पर टेम्पो अकाउंट डेबिट टू कोलकाता मोटर्स, तो रिवर्स एंट्री डाल दो, तो रिवर्स एंट्री क्या होगा कोलकाता मोटर्स टू टेम्पो, तो 31 दिसंबर 2012 बाई क्या लिखेंगे कोलकाता मोटर्स, रिवर्स एंट्री डालेगा हमेशा कोलकाता मोटर्स। और कोलकाता मोटर्स जो यहाँ पर कौन सा अमाउंट लिखना है, एग्रीड वैल्यू, ठीक है, हमेशा याद रखो, ये लिखो मत, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। कोलकाता मोटर्स एग्रीड वैल्यू जो अपना बता रहा है उस पे लेके जा रहा है, बताओ उसका एग्रीड वैल्यू कितना किया है उसने, यहाँ पर वर्किंग तो किए होगे तुम लोग भी, बताओ कितना एग्रीड वैल्यू है 49,000। तो देखो मिस्टर ए बोल रहा है कि मेरा एसेट चला जा रहा है बट 49,000 से जा रहा है, और इस वजह से मुझे लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 15,000, इसको बोलेंगे लॉस ऑन डिफॉल्ट या फिर रिपोजिशन, ठीक है, लॉस ऑन डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट पे लॉस लिखना, ठीक है, इसको रिपोजिशन पे मत लिखो, इसे लिखो डिफॉल्ट, क्योंकि ये ए के वजह से लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन डिफॉल्ट ये हो गया। लेकिन इसके पास एक मशीन अभी भी बचा हुआ है, अब ये उसका भी डेप्रिसिएशन लगाएगा बाय डेप्रिसिएशन, जो मशीन बचा हुआ है उस पर डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, तुम लोग मुझे यहाँ से बताओ कि कौन सा डेप्रिसिएशन का अमाउंट लगना चाहिए, हम नहीं बताएंगे, तुम लोग बताओ कौन सा डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिखें, जो एक मशीन रह जा रहा है उसका डेप्रिसिएशन हाँ बताओ, करेक्ट 6,400, ये देखो उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है 6,400, जो मशीन बच गया, और उसका बैलेंस कितना होगा, अगर तुम लोग इस लेजर को बैलेंस करोगे तो भी उतना ही आएगा जितना मैंने वहां पर वर्किंग नोट में बैलेंस लिख रखा है, तुम लोग देख सकते हो कितना आना चाहिए 25,600, ये देखो 25,600 ही यहाँ पर आना चाहिए, तभी तो हमारा क्लोज हो जाएगा। क्योंकि देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार समझो इसको, यहाँ पर ये कंडीशन ये बता रहा है कि
मेरा 1,20,000 का एसेट था, उसमें से मैंने 24,000 का डेप्रिसिएशन कर दिया था, तो 1,20,000 माइनस 24,000 तो कितना बच रहा है 96,000। ठीक है, 96,000 का इस तरह से ये कंडीशन हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन, अच्छा एक मिनट, एक चीज गलत हो जा रहा है यहाँ पर, ये 31 13 का है। हाँ 13 का होगा, इसको नीचे लिखेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, ये बैलेंस कर देंगे। रुको, ये 13, पहले ये 12 को क्लोज करना पड़ेगा, फिर 13 वाला करेंगे। रुको, ये तो ऑलरेडी उस पर डेप्रिसिएशन हो चुका है, उसके अंदर, इसके अंदर लिखना सही नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा ना। ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन दिया और 2 मशीन हमारे पास से चला जा रहा है और बाकी बच गया, तो बाकी का बैलेंस कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी कौन सा आएगा, फिर सेकेंड ईयर का बैलेंस आना चाहिए, तो ये वाला बैलेंस 32,000 आना चाहिए बैलेंस करके। ये देखो 32,000, जो मशीन बचा हुआ है उसी का बैलेंस दिखेगा। बाकी तो डेप्रिसिएशन में ये 3 मशीन का डेप्रिसिएशन है ना, 3 टेम्पो का डेप्रिसिएशन है, लेकिन 2 टेम्पो चला गया, ये डिफॉल्ट तो 2 टेम्पो का है, ये 2 टेम्पो का ये हालत हुआ है। ठीक है, तो बाकी जो बचा ये 32,000 वैल्यू हमें यहाँ पर शो करेगा, 1,20,000, 1,20,000, और यहाँ पर 2 बैलेंस बीडी, 1113 में 2 बैलेंस बीडी, ये हो गया 32,000 वाला एसेट बचा हुआ है, और इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है हम लोगों को बाई डेप्रिसिएशन 20% ऑन WDV, तो 20% लगाने से ये 6,400 होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने वहां पर कर रखा है। ठीक है, तो वहां से भी देख के हम लोग लिख सकते हैं, और 25,600 तो टोटल हो जाएगा 32,000, ये एक बच गया। तो यहाँ पर मैंने 2 साल कंप्लीट कर लिया, इधर तो एक ही ईयर कंप्लीट किया, इसको भी कंप्लीट करेंगे। अब क्रॉस पोस्टिंग करेंगे ना, वहां पर हम लोगों ने क्या एंट्री डाला था, रिवर्स एंट्री, कोलकाता मोटर्स टू टेम्पो लिखा था, तो कोलकाता मोटर्स में हमें लिखना पड़ेगा टू टेम्पो बोल के 49,000। अब बैलेंस कितना बचेगा, 2 बैलेंस CD 87,200, 87,200 माइनस 49,000, तो ये हो जाएगा 38,200। इतना हमें अब पेमेंट करना है, इतना हमें पेमेंट करना है। और ये देखो, क्योंकि हम लोग को बोला है कि 3 साल का बनाओ, तो हम लोग इसको ब्रॉड डाउन करेंगे फिर से, तो 1113 में इतना हमारा लाइबिलिटी है 38,200। अब हम लोग इंटरेस्ट देंगे 31 दिसंबर 2013 बाई इंटरेस्ट। नॉर्मली देखो हमारा 3rd ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ था, यहाँ पर 3rd ईयर का हुआ था 3,600, बट अब ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जितना अमाउंट ड्यू है उस पे होगा, वो तो पूरे अमाउंट ड्यू पे था ना, लेकिन 2 एसेट तो चला गया, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, जो बचा हुआ अमाउंट है। अभी कितना पेमेंट करना है 38,200, इसीलिए हम लोग ये वाला चीज याद इस तरह से रखते हैं कि जितना पेमेंट बाकी रखा है उसी पे इंटरेस्ट देना चाहिए, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा 3438, तो टोटल हो जाएगा 41,638, और इसको हम लोग पेमेंट कर देंगे, क्योंकि इसका डिफॉल्ट हुआ है ऐसा बात तो नहीं कहा गया है। तो फिर 2 बैंक इंस्टॉलमेंट 41,638 इस तरह से होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलास्ट्रेशन 10 क्या बोला है इसमें, देखो इलास्ट्रेशन 10 में ऑन 1st Jan 2012 ए परचेज फ्रॉम बी ए प्लांट वैल्यूड 7,45,000, एक ही खरीदा है 7,45,000, पेमेंट टू बी मेड बाय 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये भी तुम लोग बताने का मुझे कोशिश करना, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है, मतलब समझते हो सेमी एनुअल मतलब इंस्टॉलमेंट देना, तो
हाँ, एक साल में 2 बार करके लगेगा, ठीक है। 6 मंथ्स में एक बार दे दो, फिर 6 मंथ्स में, मतलब 2 टाइम्स इन 1 ईयर। तो सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, और एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का है? 2,10,000 ईच। इंटरेस्ट बीइंग चार्ज 5% पर हाफ ईयर। हाफ ईयर में 5% करके इंटरेस्ट चार्ज होगा। ए पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 1 जुलाई 2012 बट फेल टू पे द नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला है, हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, तुम लोग अगर ड्रॉ करना चाहो तो कर लो। ये देखो 1 जन 2012 में परचेज हुआ है 7,45,000 का। पेमेंट टू बी मेड बाय 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,10,000 इच। इंटरेस्ट बीइंग चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम पर हाफ ईयर। पेड द इंस्टॉलमेंट, ये देखो फर्स्ट वाला जुलाई को लग रहा है, क्योंकि जैन से लेके जुलाई तक, 1 जुलाई, ठीक है, जुलाई मतलब एंड नहीं बोल रहे, 1 जुलाई तक होता है 6 मंथ्स। ये देखो यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा 31 दिसंबर 2012, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है कि 1 जुलाई वाला तो दे दिया बट फेल टू पे द नेक्स्ट। बी रिपोजेस द प्लांट, ये प्लांट बी लेके चला जा रहा है ऑन 4 जन 2013 को, ठीक है। इसके बाद ही 13 आने वाला था, लेकिन 4 तारीख को 4 जन 2013 को रिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, रिपोजिशन हो रहा है ऑन 5 जन 2013 आफ्टर नेगोशिएशन। लेकिन 5 तारीख को उनमें कुछ नेगोशिएशन हुआ है। ए वॉज अलाउड टू रिटेन द प्लांट ऑफ विच द ओरिजिनल कैश प्राइस वॉज 3,90,000। अच्छा, ए को बोला गया है, मतलब जो परचेजर था, कि ये जितने सारे प्लांट है उसमें आप एक ये वाला रख लो जिसका कैश प्राइस 3,90,000 है, ये हम रिपोजेस नहीं करेंगे। And he was to bear the loss on the remainder which was taken over by B on that date for 3,75,000। अच्छा, बाकी बचा हुआ जो प्लांट है वो B लेके जा रहा है 3,75,000 पे, और इस पे जो लॉस होगा वो उसको बेयर करना पड़ेगा। और लॉस कैसे चेक करेंगे? तो ये एग्रीड वैल्यू हमें दिया हुआ है, हमें बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा। जो प्लांट रिपोजेस हो रहा है उसका बुक वैल्यू ऑन दैट डेट कितना है जिस दिन ये रिपोजिशन हो रहा है। बी वेव्ड द इंटरेस्ट आफ्टर 31 दिसंबर 2012। इसके बाद इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बी। अनदर एग्रीमेंट वाज साइन फॉर पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट। दूसरा एक एग्रीमेंट बना गया है कि किस तरह से बैलेंस अमाउंट को पे किया जाएगा। सो बाय लेजर अकाउंट द नेसेसरी रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ ए, मतलब परचेजर के बुक्स में बनाना है। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और ये भी देखो हाफ ईयरली है ऑन WDV मेथड। तो डेप्रिसिएशन भी हमें हाफ ईयर के बेसिस पे ही लगाना है, मतलब पहले 6 मंथ्स फिर 6 मंथ्स। तो ये क्वेश्चन सेम ही है जैसे अब पहला वाला किया, लेकिन इसमें जो टर्म्स है वो अलग है। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट लगेगा। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाला चीज है। तो तुम लोग अपना वर्किंग नोट स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये बिना वर्किंग नोट के अगर हो जाता है, आई थिंक हो जाएगा। तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। हम एक बार अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली 2 अकाउंट बनेगा, एक तो है मशीनरी और एक बी। इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए। मशीन और बीज अकाउंट पहले ये कर लेते, फिर जब जरूरत होगा उस हिसाब से वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट तो बनाना ही है, पहले ये लिख लिया। अच्छा, देखो बोल रहा है कि 1/1/2012 को परचेज हुआ है, तो 1/1/2012 तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। कितने में परचेज किया गया है? 7,45,000 का टोटल परचेज है। अच्छा, उसके बाद पेमेंट वाज टू बी मेड बाय 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,10,000। इंस्टॉलमेंट हमें बता दिया है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट है 2,10,000 का। अच्छा, तो इसका यहाँ पर भी एंट्री करना पड़ेगा। 1 1/1/12 बाई मशीन, 7,45,000
45,000। बताओ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, क्या तुम लोग कर लियो, कितने का होगा? 7,45,000 अगर टोटल है और मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर 2,10,000 है, तो बताओ इंटरेस्ट कितने का होगा? इंटरेस्ट तो बताया ना 5% पर हाफ ईयर। बताओ कैसे कैलकुलेशन करें? नॉर्मली क्या होता है, टोटल अमाउंट से पहले हम लोग क्या लेस करते हैं? बताओ टोटल अमाउंट से पहले हम लोग क्या लेस करते हैं? कॉस्ट से क्या लेस करते हैं? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट। तो यहाँ पर डाउन पेमेंट कुछ नहीं है तो मत लिखो, नो डाउन पेमेंट, कोई बात नहीं। तो पूरा का पूरा ही हम लोगों ने क्या कर लिया है, लोन ले लिया है। तो इंटरेस्ट कितना होगा? फर्स्ट इंटरेस्ट बताया है 5% पर हाफ ईयर, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 7,45,000 पे देखो, ये अगर बता देता कि 5% पर एनम हाफ ईयरली, तब हम लोगों को 5 का 2 पार्ट्स करना पड़ता, 2.5 2.5। बट ये बता रहा है 5% पर हाफ ईयर, मतलब आधे महीने में ही हमें 5% देना है। तो पूरा 5% लगाओ इस पे, 37,250 250 आ रहा है। हाँ 37,250। देखो ये चीज समझ लो, एक बार फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर अगर इसके जगह लिखा हुआ रहता 5% पर एनम हाफ ईयरली, मतलब इंटरेस्ट तो साल में 5% है, लेकिन देना है 2 बार में, तो फिर वो 2.5 में हो जाता। बट यहाँ पर बोला है 5% पर हाफ ईयर। तो ये पॉइंट तुम लोग नोट कर लो। क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर कर ही सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि यही क्वेश्चन आएगा। तभी तो यहाँ पर प्रोफेशनल में ऐसा बात होता है ना कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम लोग को पॉइंट सोचते जाना है। तो यहाँ पर नहीं बताया है कि 5% पर एनम, ठीक है, यहाँ पर बताया 5% पर हाफ ईयरली, डायरेक्टली बता दिया। तो ये हो गया 37,250। इतने का हमें इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। बताओ यहाँ पर डेट कौन सा दे, क्योंकि हाफ ईयर है, तो बताओ डेट कौन सा दे, तुम लोग बताओ। जुलाई। मैम जुलाई हाँ वाला, जुलाई 31 मतलब, जुलाई। हाँ 31 जुलाई नहीं, जुलाई देने से 30 एक जुलाई। तारीख, हाँ नहीं 1 तारीख देना पड़ेगा। जुलाई का 30 मतलब 30 या 31 का बात नहीं है, वो तो मिस्टेक हो गया, उससे नहीं। लेकिन हमें 6 मंथ्स लेना है ना, तो जैन टू जुलाई 7 मंथ्स हो जाएगा। जैन टू जून या फिर 1 जुलाई बोलना है हम लोगों को, या तो 1 जुलाई बोलो या तो 30 जून बोलो, तभी 6 मंथ्स कवर होगा, नहीं तो वो 7 मंथ्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि ईयर एंड में ही इंटरेस्ट ड्यू होता है, तो हम लोग यहाँ पर 30 जून लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा 37,250। इंटरेस्ट हो गया 37,250। अच्छा, तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है? 7,82,250। अब देखते हैं पहला इंस्टॉलमेंट कब दिया गया है। ए पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 1 जुलाई 2012। 1 जुलाई 2012 को दिया है। अगर हम लोग इसको जून के मंथ में कंप्लीट करते, क्योंकि देखो कोई भी अकाउंट कभी भी 1 तारीख को क्लोज नहीं होता है, वो किसी भी मंथ का एंड में क्लोज होता है। इसीलिए हम यहाँ पर 30 जून से कवर कर रहे हैं इसको। तो टू बैलेंस सी डी यहाँ पर आ जाएगा 7,82,250। मतलब 6 मंथ्स में इंटरेस्ट तो ड्यू हो चुका है, अब हम लोगों को बस 1 तारीख को पेमेंट करना पड़ेगा। तो 1/1/2012, ठीक है, 17 ये 6 है, ये 7 हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी। कितना बाकी है हमारा? 7,82,250, ठीक है, 7,82,250। और 1 तारीख को हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देंगे टू बैंक। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 2,10,000, क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट 2,10,000 का है। देखो कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? मशीन खरीदा हम लोगों ने जनवरी को, और इंटरेस्ट ड्यू हो गया है उस पे एट द रेट ऑफ 5% करके 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। क्योंकि 6 मंथ्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो 6 मंथ्स यानी 30 जून तक का इंटरेस्ट बन रहा है 37,250। टोटल अमाउंट इतना ड्यू कर दिया मैंने, बिकॉज ये 1 तारीख नहीं लिखा मैंने, ठीक है, 1 तारीख नहीं लिखा, ये मैंने ड्यू कर दिया। फिर ये 1 तारीख को ब्रॉट डाउन कर दिया, और 1 तारीख को हम लोग पेमेंट करेंगे 2,10,000 का इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में हमें बता रखा है 2,12,000 का इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, 2,12,000 का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, इतना हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। अच्छा, फिर इंटरेस्ट भी ड्यू होगा अप टू 31 दिसंबर 2012 तक। तुम लोग मुझे इस इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा।
कितना होगा। यहाँ पर वर्किंग नोट में जाओ और सोचो क्या लिखना चाहिए और मुझे बताओ कि इंटरेस्ट कितना होगा, बताने का कोशिश करो। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन मुझे बताओ कितना होगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट कितना होगा? 26,750। 26,750, अच्छा हाँ नहीं 28,613 होगा। देखो इंटरेस्ट तो हमेशा बचे हुए अमाउंट पे लगता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना लगा? 2,10,000 और इंस्टॉलमेंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो तुम लोग अगर लॉजिक लगाओगे तो बिल्कुल कर पाओगे। तो ये देखो इंटरेस्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला हुआ है तो प्रिंसिपल कितना होगा? अगर इंटरेस्ट इतना है तो प्रिंसिपल कितना होगा ये बताओ। प्रिंसिपल ही तो माइनस होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, बैलेंस पता चल जाएगा। बात को समझ रहे हो? ये इंस्टॉलमेंट 2,10,000 का 2,10,000 कितना हो रहा है? 2,10,000 मेरा इंस्टॉलमेंट है। मुझे इसमें इंटरेस्ट बताओ ना, प्रिंसिपल बताओ ना कितना होगा। ये कैसे बना है? ये तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से बना है। इंटरेस्ट तो मुझे पता है, हम तो सिर्फ प्रिंसिपल पूछ रहे हैं तुम लोगों से, ये नहीं बता पाओगे। 1,72,750। हाँ 1,72,000 कितना सही बता रहे थे, 1,72,750 ये बन गया मेरा प्रिंसिपल। देखो लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, सीधा सा सवाल है, थोड़ी घुमा के पूछा है। 1,72,750 मेरा प्रिंसिपल, यहाँ से माइनस क्या होता है? हमेशा प्रिंसिपल ही माइनस होता है। 1,72,750 बचा कितना, माइनस करो। 5,72,250। अब इस पे लगना चाहिए ना इंटरेस्ट। कैसे निकालोगे? अगर पूरा कंसेप्ट नहीं पता होगा ना नहीं निकाल पाओगे, अलग अलग क्वेश्चन में घुमा के पूछ लेगा, नहीं निकाल पाओगे। तो कंसेप्ट अपना क्लियर रखो। इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमेशा बचे हुए अमाउंट पे लगता है। और ये जो कॉलम है यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल एग्जैक्ट वैल्यू दिखाते हैं, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिखाते हैं। बताओ अब कितना लगेगा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का रेट है 5% करके, बताओ कितना हो जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट? 28,000। हाँ 612.5। हाँ मतलब 613 हाँ 613 कर दिया मैंने अप्रोक्स करके। और इंस्टॉलमेंट मुझे पहले से ही पता है 2,10,000 होगा, वो तो बता दिया है। 2,10,000 ईच, क्वेश्चन में देख लो 2,10,000 ईच, तो यहाँ भी 2,10,000। अब यहाँ पर अगर इंटरेस्ट है 21,613 तो प्रिंसिपल भी बताओ कितना होगा। माइनस करके सिमिलरली उसी तरह से ना 28,1,3,8,7 देख लो इतना ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है। तो प्रिंसिपल टू जो माइनस होगा वो हो जाएगा 1,8,1,3,8,7 इस तरह से। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं कितना सारा हमें जरूरत है। लेकिन ये तो इंटरेस्ट आ गया 28,613 जो मुझे यहाँ पर चाहिए था, 28,613 ये इंटरेस्ट आ गया। ठीक है ये इंटरेस्ट आ गया और यहाँ पर हम लोगों ने पेमेंट कर दिया था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो 31 दिसंबर 2012 में कितना बैलेंस हो रहा है? टू बैलेंस सीडी, इसे क्लोज कर लेंगे, इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा 7,82,250 प्लस 28,613 तो 8,10,863 8,10,863 माइनस 2,10,000 ये हो गया 6,00863। ठीक है अच्छा अब इसे ब्रॉड डाउन कर लेते 1,113 टू ये बाई है सॉरी, बाई बैलेंस बीडी 6,00863 6,00863। बट यहाँ पर आके रिपोजिशन हो जाएगा, देख लो कब आके रिपोजिशन हो रहा है।
A was allowed to retain the plant of the original cash, ये देखो रिपोजिशन हो रहा है, नेक्स्ट वाला ही नहीं दे पाया, एक ही बार दे पाया, तो एक ही बार मैंने इंस्टॉलमेंट लगाया। यहाँ पर 2 अकाउंट इसीलिए बनाए क्योंकि मैंने उसे 30 जून में क्लोज किया, एक ही बार इंस्टॉलमेंट दिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करना था हमें 1 तारीख को, ठीक है, 1 तारीख को हम लोग पे करते हैं, जैसे 1 जुलाई लगा रहे वैसे 1 जनवरी लगाएंगे, ठीक है, पे कर सकते थे लेकिन पे नहीं कर पाएंगे तो मेरे पास से एसेट चला जाएगा। अच्छा, ये अकाउंट मैंने थोड़ा यहाँ पर छोड़ दिया, क्लोज नहीं किया, चलो इसको भी तब तक क्लोज कर लेते हैं जब तक हमारे पास मशीन था। तो 30 जून को देखो, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी ना 6 मंथ्स करके अप्लाई करना है, तो पहला डेप्रिसिएशन लगेगा 30 जून को बाई डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना बताया था, 10% पर एनम हाफ ईयरली, 10% पर एनम हाफ ईयरली, ये तो शायद ए चार्जिंग है, ए ने चार्ज किया है, हाँ ठीक है, तो 7,45,000 इंटू 10%, यहाँ पर 1 मिनट देख लेते हैं। सो बाय लेजर द नेसेसरी रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ ए चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड 10% पर एनम ऑन हाफ ईयरली ऑन द, अच्छा ये देखो 10%, अब बताओ कितना होगा, हाँ तुम लोग बताओ, मैंने तो बता ही दिया था एक्चुअली क्या चेंजेस होने वाला है, मैंने यहाँ पर लाइन भी लगा दिया, बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे, लैंग्वेज क्या दिया हुआ है, अभी अभी मैंने इसका क्लैरिफिकेशन किया था तुम लोगों को यहाँ पर कि अगर पर एनम लिखा हुआ है देन क्या होना चाहिए, अगर डायरेक्टली हाफ ईयर लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए, बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे। हाफ ईयर मैम 37,250 हाफ करने से, हाँ उसका मतलब 10% फिर हाफ, हाँ मतलब 5% लगेगा, 10% पर एनम, मतलब पूरे साल में अगर 10% लगेगा, लेकिन इसी को मुझे 2 बार में लगाना है तो 5% लगाएंगे, 5% देखो यहीं पर मिल गया हमें वो वाला लैंग्वेज, ये देखो 10% पर एनम, जैसे मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट के बारे में कहा था, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एट द रेट ऑफ 5% लगाओगे तो 7,40,37,250 बैलेंस बचेगा इसी डेट पे बाई बैलेंस CD, माइनस कर दो, माइनस करने से आएगा 707750, 7,07,750, 7,45,000, 7,45,000। अच्छा, फिर यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे 1/1/2013 को टू बैलेंस BD, अच्छा 1/1 नहीं सॉरी, बार बार मेरे से 1 हो जा रहा है, ये जुलाई होगा 17, तो ये हो जाएगा 707750। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को लगेगा, पूरे एक साल को 2 पार्ट में डिवाइड करो, जैन टू जून देन जुलाई टू दिसंबर, तो 31 ऑफ दिसंबर 2000 ये 12 होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि वो हैबिट होता है ना, तो वो 13 लिख दे रहे हैं बार बार, ये 12 होगा, ये 12 होगा, तो फिर 31 ऑफ दिसंबर 2012 बाई डेप्रिसिएशन, अब बताओ कितना डेप्रिसिएशन होगा बाकी अमाउंट पे, क्योंकि WTV बोला है ना, WTV बोला है तो कितना होगा बाकी अमाउंट पे, कितना परसेंट बचे हुए वैल्यू पे, 5%, है ना, 5%, हाँ कितना होगा बताओ, 35,338, 35,388, 388, हाँ, अच्छा 88, हाँ, बाई बैलेंस CD, अब बैलेंस जो बच रहा है वो लिखना पड़ेगा, $6,72,363, 3 नहीं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, क्यों लिख रहे हैं ना 2, वो 5 से 3 कर सकते हैं, एक्चुअली क्या होता है हम लोग जब अप्रोक्सीमेशन करते जाते हैं ना तो वो एरर 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 होते जाता है, तो इसीलिए देखो अगर यहाँ 3 लिखेंगे ना तो यहाँ 1 लाना पड़ेगा, फिर यहाँ 1 लाए तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो अप्रोक्सीमेशन में यहाँ हम लोग 0.5 का ये 2 ही रखते हैं, ये थोड़ा हमें देख लेना चाहिए कि ये 0 हो रहा है ये 1 हो जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग अपना इसको चेंज कर देंगे, फिर 1/1/13 टू बैलेंस BD 6,72,362 ये आ जाएगा, ठीक है, और इसी दिन देखो, इसी दिन रिपोजेस हो रहा है, ये देखो बी रिपोजेस द प्लांट ऑन 4th जैन को रिपोजेस हो रहा है, लेकिन 5th ऑफ जैन को एक नेगोशिएशन हुआ है और उसमें कुछ प्लांट रखने का बात हुआ है जिसका कैश प्राइस है 3,90,000 और बाकी को 3,75,000 में ले जाने का बात हुआ है, ठीक है, तो जब प्लांट चला जाएगा तो ये क्या एंट्री करेगा, 5 तारीख को रिपोजिशन हो रहा है तो 5 तारीख का एंट्री होना चाहिए, तो रिवर्स एंट्री डाला जाएगा, मशीन टू बी था
B2 मशीन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बीज अकाउंट। अमाउंट हम लोग देखेंगे कितने में लेके जा रहा है, हम लोग को कैलकुलेट भी नहीं करना है, बता दिया है 3,75,000 एग्रीड वैल्यू है। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग इधर भी करेंगे, इसका क्रॉस पोस्टिंग यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने कहाँ तक अकाउंट को बनाया है, बाई बैलेंस BD, अच्छा यहाँ तक बना के रखा है। बाई बैलेंस BD 600 ये वाला करके रखा है। तो यहाँ पर 5 तारीख को यहाँ लिख देते हैं 2 मशीन कितने में लेके जा रहा है, 3,75,000 में मशीन को लेके जा रहा है। अब प्रॉफिट या लॉस हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, तो डिफॉल्ट पे कितना प्रॉफिट या लॉस है वो चेक करेंगे। तो रिटेन्ड और रिपोजिस्ट, तो रिटेन और रिपोजिस्ट, रिपोजिस्ट जो किया जा रहा है, जो रिटेन किया जा रहा है, यहाँ पर बोल रहा है उसका कैश प्राइस था 3,90,000, तो जो रिटेन हो रहा है उसका कैश प्राइस है 3,90,000, ठीक है। और कब खरीदा गया था, ये कैश लिख देते हैं, कैश प्राइस खरीदा गया था 11, डेट कौन सा था, 11/12, ठीक है। और रिपोजिट जो हुआ है, बाकी रिपोजिट हुआ होगा, तो बताओ रिपोजिट कितना हुआ है टोटल। अगर 7,45,000 का मशीन था जिसमें से 3,90,000 वाला रिटेन कर दिया जा रहा है, तो बाकी कितना, कौन से अमाउंट वाला रिपोजिट हो रहा है, मतलब जो हम लोगों ने खरीदा था कैश देके, उसका वैल्यू कितना है जो आज के डेट पे रिपोजिट हो रहा है। रिपोजिट का कैश वैल्यू कितना है बताओ। टोटल तो 7,45,000 से खरीदे थे हम लोग। 75,000 3,75,000 तो नहीं हो रहा है, 3,55,000 75 एग्रीड वैल्यू है, ये बता रहे 3,75,000 क्या है, 3,55,000 हो रहा है। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ये देखो 7,45,000 माइनस 3,90,000, हम लोगों ने 7,45,000 का टोटल खरीदा था, ठीक है। उसमें से जो रिटेन हो रहा है, रिटेन का कैश प्राइस है 3,90,000, तो जो रिपोजिट हो रहा है उसका कैश प्राइस ये हो जा रहा है। अब ये 3,75,000 क्या है, 3,75,000 जो रिपोजिट किया जा रहा है उसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू सेलर है, जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे ना पहले वाले क्वेश्चन में। ये देखो यहाँ पर, अच्छा वो इस स्लाइड में है, ये देखो ये कोलकाता मोटर्स का ये 49,000 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, जो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली गिवन है 3,75,000 के हिसाब से। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे प्रॉफिट या लॉस क्या है। तो डेप्रिसिएशन लगेगा 30 जून 2012, डेप्रिसिएशन पहला यहाँ पर लगेगा 3,90,000 के ऊपर 5%, ठीक है, 5% हो जाएगा 19,500, जो रह जा रहा है बचा कितना, 3,70,500। अच्छा, फिर इस पे लगेगा 31 दिसंबर 2012, इस पे भी 5%, तो ये हो जाएगा 18,525, 5% करके लग रहा है। बच रहा है 33,51,975। तो यहाँ तक ही करना है, एक साल में 2 बार, वहीं तक का तो हमें अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो रिपोजिट हो रहा है उसका देखो, जो रिपोजिट हो रहा है उसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू सेलर तो कर दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू परचेजर ही करेंगे, मतलब वही 5%। तो 3,55,000 इंटू 5%, 17,750। बचा कितना, 3,37,250, फिर से इस पे 5%, तो 16,863, 3,20,387 ये बैलेंस बच रहा है, ठीक है। ये बैलेंस बच रहा है रिपोजिट का, लेकिन जो सेलर है, ठीक है, जो सेलर है उसके हिसाब से ये वैल्यू पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पर दिया हुआ है एग्रीड वैल्यू क्वेश्चन में 3,75,000। तो बताओ लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो जाएगा ये बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू का डिफरेंस। तो 3,75,000 एग्रीड वैल्यू है, हमेशा क्या होता है एग्रीड वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, ठीक है। तो 3,75,000 माइनस 3,20,387, तो यहाँ पर हो जा रहा है 54,613। अच्छा बताओ यहाँ पर लॉस हुआ या प्रॉफिट, बताओ यहाँ पर लॉस हुआ या प्रॉफिट। हम तो लिख रहे हैं लॉस, तुम लोग बताओ लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, कैसे समझोगे।
जो एसेट रिपोजेस हो रहा है उसका वैल्यू जो परचेजर है वो बोल रहा है भाई 3,20,000 समथिंग है, ठीक है, लेकिन सेलर बोल रहा है नहीं हम इसको वैल्यू कर रहे हैं 3,75,000। अगर सेलर ज्यादा में वैल्यू कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि एडजस्टमेंट में हमें बेनिफिट मिलेगा। 3 लाख कितने का प्रॉफिट होगा, 54,613। और तुम लोग यहाँ पर जब बैलेंस करोगे तो भी देखना ये क्रेडिट साइड में ही आएगा, तो तुम लोग समझ जाओगे कि प्रॉफिट हो रहा है। देखो अभी दिखाते हैं यहाँ पर बैलेंस करके, तो ये देखो ये एसेट लेके जा रहा है, यहाँ पर कितना हो गया 3,75,000 का एसेट लेके चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो बचा हुआ एसेट है उसका, अब प्रॉफिट हुआ है वो तो लिखना पड़ेगा, 2PL हुआ है 54,613। और यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा 31 दिसंबर 2013 को बाई बैलेंस सीडी। बचे हुए एसेट का वैल्यू वो कितना होगा, बचा हुआ एसेट का वैल्यू कितना होगा 3,51,975। ये तो रह जा रहा है, इसका वैल्यू 3,51,975, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3,51,975। और इधर बैलेंस करना तो वो पीएल इधर आएगा, मेरा वर्किंग नोट किया हुआ था तो मैंने दोनों से ये लिख दिया 7,26,975, 7,26,975। मतलब एसेट का वैल्यू हो रहा था जितना, इसने उससे ज्यादा वैल्यू माना तो इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट होगा ना बचा हुआ वैल्यू, अभी दिखाते कैसे बेनिफिट हो रहा है। ये देखो अभी इसको क्लोज करेंगे ना तो देखो बेनिफिट समझ जाओगे कैसे हो रहा है। यहाँ पर आ गया मेरा 600,863। यहाँ पर बैलेंस कितना बचेगा, 2 बैलेंस सीडी, यहाँ पर बैलेंस बच रहा है, ये देखो 600,863, ये टोटल अमाउंट है। यहाँ पर बैलेंस बचेगा 600,863 माइनस 3,75,000, तो यहाँ पर हो रहा है 225,863। इतना मुझे पेमेंट करना पड़ेगा एडजस्टमेंट करने के बाद। लेकिन ये वैल्यू अगर कम होता, सपोज ये अगर 3,70,000 होता, हम एक एग्जांपल से बोल रहे हैं, अगर ये 3,70,000 अगर होता, या फिर मान लो 3 लाख ही होता, अगर 3 लाख होता तो यहाँ पर कितना वैल्यू शो होता पता है, ये देखो 600,863 माइनस 3 लाख, तो यहाँ पर वैल्यू शो होता, मेरा माइनस करके आ रहा है 239917। तो इतना वैल्यू क्या हो रहा है, ड्यू हो रहा है ना, ये पेमेंट करना है नेक्स्ट ईयर, ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ये हम लोगों को पेमेंट करना है। लेकिन हमारा ये वैल्यू क्योंकि 3,75,000 क्या है तो हमें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि जब रिपोजेस होता है ना तो बचे हुए वैल्यू के साथ एडजस्टमेंट होता है, ये देखो। और ये मैंने इंटरेस्ट यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, बचे हुए वैल्यू पे तो इंटरेस्ट भी लगना चाहिए। बोल रहा है कि इंटरेस्ट छोड़ दिया है ये लोग बोल रहा है कि नया से एग्रीमेंट बनेगा आफ्टर 31 दिसंबर 2012 के बाद से, इसीलिए यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट ड्यू नहीं किया। ये देखो यहाँ इंटरेस्ट ड्यू किया था, यहाँ भी इंटरेस्ट ड्यू होना चाहिए, लेकिन बता रहा है कि बी वेव्ड द इंटरेस्ट आफ्टर 31 दिसंबर 2013, ठीक है। अनदर एग्रीमेंट वाज साइंड फॉर द पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट, सिर्फ बैलेंस अमाउंट का पेमेंट करना है। तो यहाँ पर ये अपना एग्रीड वैल्यू जितना ज्यादा मानेगा हमारा ड्यू अमाउंट उतना कम होते जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका एग्रीड वैल्यू अगर ज्यादा हो जाता है तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। ये देखो एग्रीड वैल्यू ज्यादा है और हमारे हिसाब से वैल्यू कम है तो हमें बेनिफिट मिलेगा। ये 54,613 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखो यहाँ पर क्या बोला है, Z सोल्ड 3 मशीन फॉर ए टोटल कैश सेल प्राइस 6 लाख, हायर परचेज बेसिस टू X ऑन 1/1/2012। Z ने बेच दिया है 3 मशीन फॉर ए टोटल कैश सेल प्राइस 6 लाख ऑन हायर परचेज बेसिस। कैश सेल प्राइस 6 लाख है लेकिन हायर परचेज में बेचा गया है 1/1/2011 को। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर 30% एज कैश डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट हो जाएगा 30% एंड द बैलेंस ऑफ द कैश प्राइस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 10% per annum. The installment were payable as the following schedule.
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2012, मतलब 11 में कोई इंटरेस्ट नहीं लगा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहा है 31 दिसंबर 2012, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ईयर में कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देना है। 31 दिसंबर 2012, फिर 31st ऑफ दिसंबर 13 and third on 31st of December 2014. X paid first installment on time. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ये वाला सही सही पे कर दिया है, बट फेल टू पे देयर आफ्टर, यहां से उसने डिफॉल्ट कर दिया। ऑन हिज फेलियर टू पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जेड रिपोजेस 2 मशीन्स, 2 मशीन रिपोजेस कर लिया है, एंड वैल्यू देम, और वैल्यू क्या है 50% ऑफ द कैश प्राइस, जो कैश प्राइस है उसका 50% वैल्यू किया है। यहाँ पर ये एक नया पॉइंट आ रहा है, एक्स चार्जेस 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो ये जो खरीद रहा है वो एसएलएम चार्ज कर रहा है 10%। एसएलएम चार्ज कर रहा है, देखो 10% करके डेप्रिसिएशन, एसएलएम 10% पर एनम, ठीक है। यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट आया है कि 1 साल नहीं दे रहा इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट ईयर से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से हमारा लेजर में जो डेट वगैरह है वो देना पड़ेगा। तो तुम लोग अपना इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो वर्किंग नोट में, हम तब तक इसे बना लेते, फिर हम तुम लोगों को पूछेंगे कि कितना कितना हो रहा है इंस्टॉलमेंट। किसके बुक्स में अकाउंट बनाने बोला है? इन द बुक्स ऑफ एक्स, यानी परचेजर। तो मशीन जेड, जेड जो है क्रेडिटर है, जेड अकाउंट। अच्छा, फर्स्ट देखो यहाँ पर बोला है कि खरीदा है 1111 में, ठीक है, तो 1111 टू जेड 6 लाख, हायर परचेज प्राइस यही रखा है 6 लाख ऑन हायर परचेज बेसिस द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। अच्छा, 6 लाख है कैश प्राइस, लेकिन ये जो बेचने का पैटर्न है वो हायर परचेज में लिया है, मतलब सिर्फ 6 लाख तो नहीं लेगा, उसमें इंटरेस्ट वगैरह भी लेगा। 30% डाउन पेमेंट किया है, 30% डाउन पेमेंट, तो इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं यहाँ पर हो जाएगा 1111 बाई मशीन 6 लाख। अच्छा, डाउन पेमेंट तो 1111 में डाउन पेमेंट, तो टू बैंक 30% डाउन पेमेंट, बताओ कितना होगा? कैलकुलेट कर लिए होगे तब तक, अब तक तो तुम लोग 6 लाख का 30 1,80,000। अच्छा, अब इंटरेस्ट भी ड्यू होगा पूरे साल भर का, बताओ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बाई इंटरेस्ट। हम बिना वर्किंग के कर रहे हैं, तुम लोग बताओ, जरूरत होगा तो लास्ट में कर लेंगे। कितना इंटरेस्ट लाए हो तुम लोग, अमाउंट कितना आया है? बचे हुए अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है 42,000, सही है 42,000 करेक्ट। 6 लाख वहां से 1,80,000 माइनस कर दो, ये रहा वर्किंग नोट। हम नहीं कर रहे ताकि तुम लोग करो, ठीक है, हम करेंगे लास्ट में करेंगे, लेकिन तब तक तुम लोग भी अपना थोड़ा दिमाग यूज करो। 6 लाख लेस डाउन पेमेंट 1,80,000, बचा कितना? 70% बचेगा ना, 4,20,000। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट का रेट था 10%, तो 42,000। अच्छा, तो इंस्टॉलमेंट बता दो कितना बनेगा? इंस्टॉलमेंट तो फर्स्ट ईयर तो नहीं देंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट देखना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर तो नहीं दे रहे, तो यहाँ पर गैप रख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर नहीं दे रहे हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा ना कि इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा 3 इक्वल, लेकिन कब से दिया जाएगा, ये देखो 31 दिसंबर 2012 से, तो ये 12 नहीं, ये 11 है, तो ये क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर 2011, यहाँ पर ये क्लोज करते हैं। टू बैलेंस CD यहाँ पर हो जाएगा 6,42,000, यहाँ पर हो गया 6,42,000, तो ये कितना हो रहा है, 4,62,000 आ रहा है। अब इसको ब्रॉड डाउन करेंगे बाई बैलेंस BD 4,62,000, ठीक है, 4,62,000। और यहाँ पर इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर बोला है डेप्रिसिएशन जो रेट है वो बता रहा है 10%, स्ट्रेट लाइन, तो डेट लिख लेते हैं, डेट लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, हायर परचेज में डेट मास्ट है, लिखना ही पड़ेगा। बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट 10%, स्ट्रेट लाइन है, पहले साल स्ट्रेट लाइन हो WDV हो, एक ही बात होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। बाई बैलेंस CD 3 लाख, नहीं 3 लाख तो नहीं आएगा, 60 और ये हो गया 40, और ये 5,40,000, 5,40,000, 6 लाख यहाँ पर टोटल, यहाँ पर भी हो गया 6 लाख। अब इसको ब्रॉड डाउन कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर 1/1/2012 टू बैलेंस BD 5,40,000, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट फिर से ड्यू होगा, नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट तो ड्यू होगा, इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे तो क्या हुआ, इंटरेस्ट तो ड्यू होगा, लेकिन पहले प्रिंसिपल तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल तो हम लोगों ने कुछ दिया नहीं है, तो बता सकते हो कितने पे इंटरेस्ट लगेगा, नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल अगर हम लोगों ने कुछ नहीं दिया है तो टोटल अमाउंट ड्यू कितना हो गया है, टोटल अमाउंट कितना बाकी हो गया, यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर बैलेंस इंटरेस्ट, BD हाँ जो बैलेंस बच रहा है उस पे देना पड़ेगा। ये देखो एक्चुअली क्या हुआ, हमारा 4,20,000 जो था उस पे 42,000 इंटरेस्ट ड्यू हो गया, और टोटल कितना ड्यू हो गया, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी पे नहीं किया यहाँ पर प्रिंसिपल वगैरह, ये देखो यहाँ पर प्रिंसिपल 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं पे किया, प्रिंसिपल 1 लिखना नहीं चाहिए क्योंकि वो तो नेक्स्ट से पे हो रहा है ना, तो नो पेमेंट, यहाँ पर नो पेमेंट, नॉर्मली प्रिंसिपल पेमेंट हो जाना चाहिए, बट कोई भी पेमेंट नहीं हुआ, तो टोटल अमाउंट जो बनेगा ना वो 4,20,000 प्लस 42 बन जाएगा, 4,20,000 प्लस 42, तो हम लोग इसके ऊपर डेप्रिशिएशन सॉरी इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, तो बाई इंटरेस्ट ये 4,62,000 पे लगाना पड़ेगा, 4,62,000 इंटू कितना परसेंट बोला गया था, 10%, 10%, 46,200 इंटरेस्ट लगेगा, तो टोटल कितना हो रहा है 5,08,200। अच्छा तो 31 दिसंबर 2012 बताओ फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसका अमाउंट कितना होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करेंगे उसका अमाउंट कितना होगा, बता सकते हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब पे कर रहे हैं तो उसका अमाउंट कितना होगा, ये तो टोटल बन गया दोनों मिला के 4,62,000, और इंटरेस्ट यहाँ पर हो गया 4,62,000 पे 46,200, तो मुझे दो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, दो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। बताओ फर्स्ट प्रिंसिपल कितने का होगा, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, जो कैश डाउन पेमेंट के बाद बचा हुआ बैलेंस होता है उसको जितने इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने का बात हुआ है, मतलब 4,20,000 जो बैलेंस आएगा उसका 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो 4,20,000 का 3 पार्ट करो 1,40,000, ठीक है, मुझे तीन पार्ट में देना है, लेकिन कब से देना है यहाँ पर वो कंसेप्ट चेंज है, देखो मुझे 3 ही बार में प्रिंसिपल पे करना है, 3 ही बार इंस्टॉलमेंट देना है, लेकिन एक साल जिस साल हम लोग परचेस करें उस साल नहीं देना है, तो मुझे 1,40,000 का प्रिंसिपल देना पड़ेगा और ये दो इंटरेस्ट लग जाएगा, तो देखो यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं 1,40,000 का तो मेरा प्रिंसिपल ये तो फिक्स्ड है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, और 42,000 का एक इंटरेस्ट ड्यू होके रखा है, प्लस यहाँ पर 46,200 का इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हो गया है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एक प्रिंसिपल और दो इंटरेस्ट लग जाएगा, तो 1,40,000 प्लस 46,200 प्लस 42,000, तो यहाँ पर हो गया 2,28,200 फर्स्ट प्रिंसिपल सॉरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये रहा 2,28,200 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये वाला हो जाएगा।
बचा हुआ अमाउंट देख लो कितना होता है। टू बैलेंस CD 508200 माइनस करने पे 2,80,000 आ रहा है, 2,80,000। ठीक है, ये सेकेंड ईयर का हो गया। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर का भी डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन 31 December 2012। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कितना लगेगा, फिर से वही 60,000 ही लगेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जो होता है उसी पे लगता है। तो बाई बैलेंस CD 4,80,000, तो टोटल हो जाएगा 5,40,000। एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद फेलियर हुआ है, ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद फेलियर हुआ है, तो 1113 टू बैलेंस BD यहाँ पर हो जाएगा 4,80,000। ये था। अब इधर एसेट शुरू हुआ है यूज होना थर्ड ईयर में, और यहाँ पर क्या होगा, ये अमाउंट जो है इसको ब्रॉट डाउन कर लेंगे 1113 में बाई बैलेंस BD कितना हो गया 2,80,000। 2,80,000 हो जाएगा। अब इस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, 2,80,000 पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसी पे हमें इंटरेस्ट देते जाना है 31 December 2013 बाई इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा 28,000, ये हो गया 28,000। अच्छा, अब यहाँ पर 31 December 2013 में हम लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हमारा एसेट हमसे ले लिया जाएगा। तो रिवर्स एंट्री डालेंगे। नॉर्मली होता है एसेट टू क्रेडिटर, अब होगा क्रेडिटर टू एसेट। तो क्रेडिटर के अकाउंट में टू एसेट यानी टू मशीन हो जाएगा, टू मशीन, और मशीन में हो जाएगा बाई जेड अकाउंट हो जाएगा, मशीन में हो जाएगा बाई जेड अकाउंट, बाई जेड अकाउंट। अब कौन सा रिपोजेस हो रहा है देख लेते हैं। जेड रिपोजेस टू मशीन, वैसे तो था 3 मशीन, 2 रिपोजेस हो रहा है और वैल्यू किया गया 50% ऑफ द कैश प्राइस। अच्छा, तो यहाँ पर वैल्यू करते हैं रिपोजेस रिटेन्ड। अच्छा, जो रिपोजेस हो रहा है उसका वैल्यू कैसे किया गया है, रिपोजेस का वैल्यू, रिपोजेस का 2 वैल्यू होगा, एक सेलर के हिसाब से, एक परचेसर के हिसाब से। पहले सेलर के हिसाब से निकालते हैं कैश प्राइस। रिपोजेस 2 रिपोजेस हो रहा है, यहाँ पर दिया हुआ था जेड रिपोजेस 2 मशीन, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 और ये रिटेन्ड हो रहा है 1। अच्छा, कैश प्राइस कितना हो जाएगा, 3 मशीन का अगर 6 लाख है तो 2 मशीन का कितना होगा कैश प्राइस, और 1 मशीन का कितना होगा, 3 का अगर 6 लाख है तो एक एक का कितना करके हो रहा है 2 लाख, रिटेन्ड 2 लाख और रिपोजिट जो है वो 4 लाख, 2 लाख ईच हो जाएगा ना, तो 2 लाख इंटू 2 तो 4 लाख हो गया। यहाँ पर हम लोग लेस करते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये हम लोग किसका निकाल रहे हैं, जो परचेजर है उसका, और परचेजर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता है 10%, तो डेप्रिसिएशन 10%। यहाँ पर पहले कितना हो जाएगा 4 लाख पे 10% 40,000, और यहाँ पर हो जाएगा 20,000। बचा कितना 3,60,000 और यहाँ पर 1,80,000। अच्छा, फिर से यहाँ पर 40,000, 3,20,000। अच्छा, 3,20,000 और यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा 2,80,000, ये हो गया 2,80,000 और यहाँ पर 20, फिर से एक बार 20, ये हो जाएगा 1,60,000 और ये हो गया 1,40,000। मतलब हाँ, मतलब जो परचेजर है उसके हिसाब से जो रिपोजिट हो रहा है उसका वैल्यू 2,80,000 होना चाहिए और रिटेन्ड जो है उसका वैल्यू 1,40,000 होना चाहिए। ये परचेजर के हिसाब से हो गया। ये बुक वैल्यू परचेजर के हिसाब से जो होता है वो बुक वैल्यू होता है, ये रिटेन्ड वाला है जो रह जाएगा उसके पास, तो ये इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर देगा और उसका वैल्यू 1,40,000 दिखा देगा। और जो सेलर है एग्रीड वैल्यू निकालना पड़ेगा। एग्रीड वैल्यू तो यहाँ पर एक लैंग्वेज में बता दिया है कि 50% ऑफ द कैश प्राइस करेंगे, तो एग्रीड वैल्यू कितना हो जाएगा, कैश प्राइस का 50%, कैश प्राइस लेस 50%, तो कैश प्राइस कितना है 4 लाख,
4 लाख माइनस इसका 4 लाख का 50%, 50% तो कितना हो जाएगा, तो 4 लाख इसका वैल्यू हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। 4 लाख ओरिजिनल वैल्यू था, उसका आधा वैल्यू कर देंगे तो 2 लाख का वैल्यू कम हो जाएगा, तो 2 लाख बचेगा, या फिर डायरेक्टली भी तुम लोग चाहो तो कर सकते हो 2 लाख। अच्छा, अब ये बोल रहा है 2 लाख है, ठीक है, और जो सेलर परचेजर है वो बोल रहा है 2,80,000, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, लॉस। इसका 2,80,000 वाला जो प्रोडक्ट है ये 2 लाख मान रहा है, तो इसका लॉस हो जाएगा, कितने का लॉस हो जाएगा, 80,000 लॉस हो जाएगा, 80,000, ठीक है, लॉस हो गया 80,000। अब कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर टू मशीन, मशीन यहाँ पर एग्रीड वैल्यू लिखा जाता है, एग्रीड वैल्यू कितना किया गया है 2 लाख, पहले यहाँ पर 2 लाख लिख देते हैं, ठीक है, एग्रीड वैल्यू 2 लाख हो गया, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, एग्रीड वैल्यू हो गया 2 लाख, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और भी लिखेंगे कि जो एसेट बच जा रहा है उसका डेप्रिसिएशन, ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन ये सारा हो रहा है 31 दिसंबर 2013, तो यहाँ पर बाई लॉस, तो बाई पीएल, यहाँ पर बाई पीएल हो जाएगा 80,000 जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, जो बचा हुआ मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा और उसका बैलेंस भी हमें दिखाना पड़ेगा, तो बचा हुआ मशीन का डेप्रिसिएशन रिटेन्ड वाला ये 20,000 और वैल्यू 1,40,000, 20,000 और वैल्यू 1,40,000, 20,000 और वैल्यू हो जाएगा 1,40,000। अच्छा, चेक करते हैं, दो लाख और यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 4, 4,40,000 क्यों हो गया, एक मिनट, 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 1,40,000, ये 4,40,000 हो रहा है, जबकि यहाँ 4,80,000 होना चाहिए। डेप्रिसिएशन गलत लिखा है क्या मैंने, सही तो लिखा है, जो रिटेन्ड है उसका डेप्रिसिएशन तो 20-20 हजार करके ही हो रहा है, 20,000 20,000 20,000। बाई डेप्रिसिएशन 20,000। अच्छा, ये 31 दिसंबर 2000, अच्छा यहाँ पर तो मैंने उसके बाद का डेप्रिसिएशन नहीं लगाया ना। अच्छा देखो यहाँ पर रॉन्ग क्या हो गया, ये जो है ये कब रिपोजेस हुआ है, ये रिपोजेस हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं, डेट एक बार देख लेते हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑन 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2013 को रिपोजिशन हुआ है, तो पूरे एक साल तो इन लोगों ने यूज किया होगा, तो सारे मशीन पे ही तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा, जो बच गया उस पे तो लगेगा ही लगेगा, वो तो सही बात है, ठीक है, ये मैंने ठीक ही किया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना था ना कि ये 1/1/2013 का बैलेंस है, रिपोजिशन हो रहा है 31 दिसंबर 2013, यानी ऑन दैट मोमेंट सारे मशीन पे डेप्रिसिएशन लग चुका है। या तो हम लोग टोटल में 60,000 ही लिख देंगे, तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन बैलेंस 1,40,000 दिखेगा, या यहाँ पर मैंने क्योंकि 20,000 लिख दिया तो यहाँ पर 40,000 लिख सकते, कोई भी एक, तो एक काम करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली से 60,000 लिख देते हैं। मेरा बात समझ में आया, हम ये बोल रहे हैं कि मेरा जो रिपोजिशन है वो तो हो रहा है 31 दिसंबर 2013 को, तो पूरे एक साल तक तो तीनों मशीन ही यूज हुआ है और उसी डेट पे रिपोजिशन हो रहा है, तो रिपोजिशन वाला मशीन का ये कंडीशन है, ठीक है। और जो मशीन रिपोजेस होने के पहले ये एक साल पूरा यूज हुआ तो तीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा, और एक बच गया उसका वैल्यू 1,40,000 होगा। अब चाहे तो हम लोग दोनों अलग दिखा सकते हैं इस साल में कि रिपोजेस्ड वाले मशीन का डेप्रिसिएशन और जो रिपोजेस नहीं हुआ, रिपोजेस मतलब इस पे 40,000 और 20,000 ऐसे हो जाएगा डेप्रिसिएशन, जिसमें 20,000 हो गया जो रिटेन्ड वाला है और 40,000 हो गया जो रिपोजेस वाला है, ठीक है। यहाँ पर डेट के हिसाब से हमारा पूरा डेप्रिसिएशन लग रहा है, जिस दिन ईयर एंड हो रहा है उसी दिन रिपोजेस हो रहा है, इसीलिए इस तरह से हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं, अब शायद हो जाए हमारा 4,80,000, हाँ 4,80,000 हो गया। अच्छा, अब इसको क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, इसको कैसे क्लोज करें, इंटरेस्ट तो ड्यू कर दिया था हम लोगों ने, यहाँ पर मशीन भी दिखा दिया 2 लाख, और जो बचा वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पर हो गया 3,08,000 और ये 1,08,000, ये बैलेंस आ गया 1,08,000।
अच्छा, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, इसका हम वर्किंग कर देते हैं, तुम लोग बाकी करना, और बाकी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12, 13 एंड 14, ठीक है, बस 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, शायद दूसरा टॉपिक भी हम लोग स्टार्ट कर पाए, अगर हो जाता है तो। देखो, एक्स परचेज ए ट्रक फॉर 2,80,000, पेमेंट टू बी मेड 91,000 डाउन एंड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 76,000 each at the end of each year. Rate of interest 10% per annum. Buyer depreciate asset 15% per annum. Written down value method. तो यहाँ साफ साफ बता दिया है। अच्छा, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एक्स आफ्टर हैविंग पेड डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कुड नॉट पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड सेलर टुक पोजीशन ऑफ द ट्रक। सेलर आफ्टर स्पेंडिंग 9,200 ऑन रिपेयर्स ऑफ द एसेट सोल्ड 1,50,000 में बेच दिया। सो द रिलीवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द परचेजर एंड द वेंडर, दोनों के बुक्स में ही अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो हम लोग इसका वर्किंग बना लेते, चलो वर्किंग हम तुम लोग को बता देते कैसे करना है। वर्किंग नोट, तो यहां पर पहले कैश प्राइस कितना है, 2,80,000। अच्छा, लेस करेंगे डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना है, डाउन पेमेंट है 91,000, तो बचा कितना, 1,89,000, ये बैलेंस हो गया, 1,89,000 ये बैलेंस हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, बैलेंस पे इंटरेस्ट लगाएगा, बैलेंस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10% है, तो फिर 18,900 इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 76 बता ही दिया है, 76 करके इंस्टॉलमेंट है, तो प्रिंसिपल कितना है, 76,000 अगर इंस्टॉलमेंट है तो इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट माइनस कर दो तो प्रिंसिपल 57,100। ये देखो यहाँ पर सेम कंसेप्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो अगर इंटरेस्ट इतना है तो प्रिंसिपल कितना होगा, 57,100, ये प्रिंसिपल 1 माइनस कर देते हैं, तो प्रिंसिपल 1 माइनस कर दो, 1,89,000 माइनस 57,100, तो ये हो गया 1,31,900। अब फिर इस पे इंटरेस्ट लगेगा 10%, 13,190, 13,190। अच्छा, फिर से इंस्टॉलमेंट कितने का है, फिर से इंस्टॉलमेंट है 76,000, अब इस पे माइनस कर देंगे इंटरेस्ट को, तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा 62,810, 62,000, ये प्रिंसिपल 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 131,900, तो यहाँ पर बच रहा है 60,990। अब इस पे इंटरेस्ट लगाओ 10%, तो 6909, ठीक है, 6909 आ रहा है, और 76,000 का ही अगर हमारा इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, 6909 आ जा रहा है, तुम लोग माइनस करके देखो 1 आ जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे ना, इसको 1 रुपया बढ़ा देते हैं एडजस्ट करने के लिए, 09 है ना, 9 है, 6,909 है, इसको 6,910 कर देते हैं, 10 करने पे 76,000 माइनस 6,910, तो ये 69,090 आ जाएगा। कहीं पर तो एक एडजस्टमेंट हमें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज 1 रुपया का चक्कर आ जाएगा, मतलब या तो 1 रुपया कम ले लो इंटरेस्ट, या तो फिर 1 रुपया ज्यादा, मतलब 1 रुपया तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, अदरवाइज ये टोटल हमारा जो है टैली नहीं होगा। तो ये देखो, इस तरह से कैलकुलेशन तो कर लिया हम लोगों ने, चलो टाइम है थोड़ा सा, इसका अकाउंट भी कर ही देते हैं, देखो हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन दिया है। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स मतलब कौन है, परचेजर, तो परचेजर कौन कौन सा अकाउंट बनाएगा, कार अकाउंट और वेंडर, कार अकाउंट और वेंडर, और यहां पर हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वो 2 अकाउंट बनाएगा, एक्स मतलब डेटर
और दूसरा जो अकाउंट बनेगा रिपोजिशन। रिपोजिशन ऐसा क्वेश्चन हम लोग एकदम स्टार्टिंग में किए थे, जब जिस दिन रिपोजिशन मतलब लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था, जहां पर दो दो अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया। देखो परचेस किया है 2,80,000 का, और डेट वेट तो कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, डेट तो कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग पहले एक्स का अकाउंट जो है वो कंप्लीट कर लेते। तो परचेस का हो जाएगा टू वेंडर, नाम भी नहीं दिया है, तो टू वेंडर 2,80,000 का कार परचेज हुआ है, तो वेंडर में हो जाएगा बाई कार 2,80,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद इंटरेस्ट एसेट डेप्रिसिएशन लगेगा 15% WDV, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं फर्स्ट ईयर का बाई डेप्रिसिएशन 15%, 2,80,000 इंटू 15%, तो 42,000 हो जाएगा, 42,000। और बच रहा है कितना, 2,38,000, 2,38,000 बाई बैलेंस CD, ठीक है। इसका टोटल नहीं लिख रहे हैं, ऐसे कर दे रहे, तुम लोग टोटल लिख लो, टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन हो जाएगा 2,38,000। अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना डाउन पेमेंट हुआ है, तो टू बैंक डाउन पेमेंट हुआ है 91,000, फिर इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट देखो 18,900 आया हुआ है, ये देखो फर्स्ट ईयर का 18,900, इंस्टॉलमेंट 76,000, तो टू बैंक फिर से इंस्टॉलमेंट इसी ईयर में दिया गया है, ठीक है। ये डाउन पेमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पर 76,000, तो बचेगा कितना, टू बैलेंस CD 1,31,900 इतना बच रहा है, ठीक है, 1,31,900। अब इसको ब्रॉड डाउन करेंगे बाई बैलेंस BD 1,31,900, इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा बाई इंटरेस्ट 13,190, जो बचा हुआ अमाउंट है, यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन लग जाएगा, WDV है, तो बाकी बचे हुए 2,38,000 पे कितना लगना चाहिए, 15%, तो 2,38,000 पे 15% लगाने से 35,700 आ रहा है। बाई बैलेंस नहीं लिख सकते क्योंकि सेकेंड ईयर में डिफॉल्ट हुआ है और एसेट चला गया है, एसेट जाने से रिवर्स एंट्री डालेंगे, टू वेंडर किया था, वाई वेंडर करेंगे, देखेंगे कि कितने अमाउंट से लेके जा रहा है, और यहाँ पर करना पड़ेगा पेमेंट नहीं कर पा रहे उसके जगह टू एसेट हो जाएगा, टू एसेट अकाउंट, और कितने में लेके जा रहा है देखते हैं। could not pay the amount, seller took the possession of the truck, seller after spending 9,200 repairs of the total asset for 1,50,000 सेल कर दिया, 2,80,000 का परचेज किया था। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बायर डेप्रिशिएट, अच्छा buyer depreciate 15% because of financial difficulties, X after having down payment and first installment to the end of the first year could not pay the second installment and seller took possession of the truck। अच्छा ट्रक लेके तो जा रहा है लेकिन इसका कुछ वैल्यू तो नहीं बताया कि कितने में लेके जा रहा है, तो अगर नहीं बताएगा तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट होगा ना, देखो नहीं बताया कि एग्रीड वैल्यू कितना है, यहाँ पर हम लोग एग्रीड वैल्यू लिखते हैं ना, तो एग्रीड वैल्यू क्वेश्चन में नहीं बताया है, तो एग्रीड वैल्यू कितना होगा, अगर कुछ नहीं बताया, जितना अमाउंट मिलने वाला था उतने का ही मान ले रहा है कि तुम मुझे ये पेमेंट नहीं दे पा रहे हो, हम ये एसेट लेके चले जा रहे हैं, तो ये 1,45,090, ये एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, तो यही वाला हो जाएगा जो वैल्यू बचा हुआ रहेगा 1,45,090। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे 1,45,090, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसका बैलेंस देख लेते हैं, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस तो नहीं होगा सॉरी, बाई PL होगा अगर लॉस हुआ है, तो 2,38,000 का एसेट था, इसका कंसेप्ट क्या हुआ, 2,38,000 का एसेट था, डेप्रिसिएशन लगा 35,700, वैल्यू होना चाहिए था 2,02,000, ये देखो ये माइनस करने से वैल्यू होना चाहिए था 2,02,300, ये बुक वैल्यू हो गया, लेकिन वेंडर अपना कुछ वैल्यू नहीं लगाया, वेंडर बोल रहा है मुझे जो मिलने वाला था उसी से हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वेंडर के हिसाब से वैल्यू उसका बन रहा है ये वाला, तो हमारा लॉस है 2,02,300 का एसेट, ये सेटअप हो जा रहा है 1,45,090 के अगेंस्ट में, तो 57,200
10 ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये लॉस है इसीलिए, ठीक है, बाई पीएल ये लॉस हो गया। टोटल 2,38,000 यहाँ पर हो जाएगा, 2,38,000 ये भी क्लोज हो गया। अच्छा, ये इन द बुक्स ऑफ परचेजर हो गया। अब सेलर के बुक्स में क्या होगा, तो सेलर के बुक्स में काफी देर तक हम लोग नहीं कर रहे थे, तो थोड़ा एक बार एंट्री याद कर लो। ये कार बेच दिया है तो कार चला जाएगा, कितने का कार बेच दिया है, 2,80,000 का। अच्छा, उसके बाद डाउन पेमेंट लिया है, तो डाउन पेमेंट लेने से एंट्री होगा एक्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट डेबिट बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स हो जाएगा ना, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो 76,000। अच्छा, डाउन पेमेंट भी आना चाहिए, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, इसने कार बेच दिया ना, तो कार बेचने से इसका एंट्री क्या होगा, टू हायर एक्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल 2,80,000 मैंने उल्टा लिख दिया था। चलो, अब यहाँ पर पहले डाउन पेमेंट रिसीव करेंगे 91,000, फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा, इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 18,900, फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे, ये हो जाएगा डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगा फर्स्ट वाला 76,000, बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस देखो इसके यहाँ पर जितना बच रहा है उतना ही बचेगा, 131,900 बस इधर आएगा, 131,900, ठीक है। ये फिर ब्रॉट डाउन करेगा कि मुझे मिलेगा इतना पेमेंट, 1,31,900 ये पेमेंट मुझे मिलेगा, और उसके साथ अब इस पेमेंट में मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा 13,190, लेकिन नहीं दे पाया जो परचेजर था, तो टोटल कितना नहीं दे पाया, 1,45,090, और यही वाला इतने का ही हम वैल्यू कर रहे हैं कि हम इतने का गुड्स रिपोजिट कर रहे हैं, यही मेरा एग्रीड वैल्यू है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा तो यही एग्रीड वैल्यू हो जाएगा, तो 1,45,090 हो गया। गुड्स रिपोजिट अकाउंट्स में क्या लिखेंगे, पहले तो क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे, 2x x से गुड्स रिपोजिट करके लाए हैं, कितना एग्रीड वैल्यू है, 1,45,090। अब इसे सेल भी किए हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में, बाई बैंक कितने में सेल किए हैं, 1,50,000। अच्छा, रिपेयर भी करवाए हैं तो बाई बैंक पहले लिख देते हैं, सेल किए हैं। अब सेल करने में प्रॉफिट या लॉस होगा, लेकिन फर्दर कुछ खर्चा किया है, दैट इज 9,200 का, तो एक्सपेंस है, तो टू बैंक पेमेंट चला जाएगा, ठीक है, पैसा चला जाएगा, रिपेयर करवाने का खर्चा टू बैंक, इतना हम लोगों ने पेमेंट किया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,45,90। ये मैंने रिकॉर्ड किया कि मेरा एसेट का वैल्यू है जो हम बेचने वाले हैं, और उसमें मैंने 9,200 का खर्चा करवा दिया, तो 1,54,290 का एसेट बेच दिया 1,50,000 में, फिर भी लॉस है, कितने का, 4,290 का लॉस है, बाई पीएल बैलेंसिंग फिगर। तो ये हो गया 1,54,290, ये हो जाएगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था इसीलिए हो भी गया, देखो। अच्छा, अब बचा दो ही क्वेश्चन, ये दो तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, इलास्ट्रेशन 13 एंड इलास्ट्रेशन 14, ये दो होमवर्क रहेगा, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।